चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो आज हम ये चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में डिबेंचर खत्म किया था और डिसीजन हमने किया था रेशियो एनालिसिस का, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे कि भाई रेशियो करा दो। बट समवेयर आई फील कि अगर आपको थ्योरी पार्ट नहीं पता होगा तो रेशियोज कैलकुलेट करने में दिक्कत जाएगी। सो हम मेरे फ्लो के हिसाब से ही चलते हैं एंड वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, इस चैप्टर को थ्योरी चैप्टर बोलना गलत नहीं है, इस चैप्टर में पूरा थ्योरी ही है। ठीक है, चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस चैप्टर में आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ ये पूछेंगे कि ये चीज बैलेंस शीट में या पीएनएल में किस हेड में जाएगी और किस सब हेड में। सो कहने का ये मतलब है कि आपको इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट रटना पड़ेगा। आपको ऑर्डर वाइज पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है, इसके बाद क्या आता है। करेक्ट? सो डोंट वरी, द ओनस इज ऑन मी। मैं आपको याद करवाऊंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि घर जाके याद करना। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड से आप लोग वाकिफ होंगे। फोन रख दीजिए यादव जी, फोन साइड में। फोन देख के मुस्कुराना यानी गलत साइन होते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, रखो फोन साइड रखो। हाँ, फोन रख दो, जो भी रीजन है फोन रख दो। ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड से आप वाकिफ है। आपने क्लास 11th में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाया था, राइट? सो वो जो आपने पढ़ा था बच्चे, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे। अब आपने जो सीखना है वो सीखने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, सोल प्रोप्राइटर के आपको बनाने आ गए क्लास 11th में। पार्टनरशिप, बेटा इधर बैठो। पार्टनरशिप आपने सीख लिया क्लास 12th में, आपकी एक बुक पूरी पार्टनरशिप थी। अब हम देखने जा रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं। देखो, शुरू का जो थ्योरी पार्ट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसको बनाने का क्या बेनिफिट है, इन सब में हम डिटेल में, ये 11th में हो चुका है थ्योरी पार्ट। हमारा फोकस इस चैप्टर में ये होगा कि हमें बैलेंस शीट और पीएनएल रटाओ। ठीक है, कि किस फॉर्मेट में किस तरीके से लिखना है और किस हेड में क्या क्या चीजें आती है। सिंपल। ओके, बट स्टिल विल जस्ट गो ऑन रीडिंग। अगर आपको कहीं पे लगे कि मेरे को ये चीज नहीं समझ आ रही या मुझे लगा कि ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ मेजर ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। बहुत ही अच्छा कोट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके। ये कह रहे हैं कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो उससे साबित होता है कि आपके पूरे साल के एक्शंस और डिसीजंस कैसे रहे, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट कौन दिखाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखो मैं सारा रीड भी नहीं करूंगी, मुझे जहां जो लगेगा मैं वो बताऊंगी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे मेजरली दो होते हैं किसी भी बिजनेस की बात करें। एक होता है इनकम स्टेटमेंट और एक होता है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग और पीएनएल, और पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट। तो देखिए, बोला है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम कहां से मेजर कर सकते हैं? इनकम स्टेटमेंट से, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस। एंड जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो हम कहां से मेजर कर सकते हैं? थ्रू द बैलेंस शीट विच शोज अस एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। करेक्ट? ओके, आपको बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ये हमने क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। दो क्वेश्चन थे, अगर आपको क्लास 11th में याद हो। पहला क्वेश्चन था कि अकाउंटिंग का आखिरी स्टेप क्या होता है, तो वो होता है कम्युनिकेशन। और अगर आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वही लिखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। और ये हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाते हैं। लॉजिकल सी बात है। अब आ जाओ कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बच्चों, अभी तक आपने जो पढ़ा, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट पढ़ा, थोड़ा सा एक एडिशनल पीएनएल एप्रो पढ़ा जब आपने पार्टनरशिप को पढ़ा, राइट? अब देखो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है। बैलेंस शीट है विच इज अ पोजीशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नोट्स टू अकाउंट्स। आपको ये मैंने बताया था कि कंपनी की जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें फाइनल फिगर जाती है, उसके वर्किंग नोट हम अलग से लिखते हैं। कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रेडिंग बैलेंस शीट और पीएनएल में शो नहीं होता। सो नोट्स टू अकाउंट आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ दिस।
एंड द लास्ट वन कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनो। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही बोला ना, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो। जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टूल ऑफ एनालिसिस है। क्या पढ़ेंगे, यानी ये खुद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट भी है और ये फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल भी है। समझ में आ रहा है आपको? इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस इट इज अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो क्या होता है अभी शॉर्ट में बताती हूँ, बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बताऊंगी। कैश फ्लो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो आपको ये बताता है कि हमारा कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, यानी कैश का इनफ्लो कहाँ से हो रहा है और कैश का आउटफ्लो कहाँ पे हो रहा है, तो वो ये स्टेटमेंट है। Moving to definition of financial statements, we'll just read one or two. Financial statements are the summarized statements of accounting data which provides information as to profitability and financial position. देखो बेटा वो फोन रख दो, जब्त हो जाएगा बेफालतू में। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, आप लिंक तोड़ देते हो बच्चे, आप फोन साइड रखो उसको। अगर आपको डिफाइन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो आपके डेफिनेशन में 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, पहला फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। ये दोनों वर्ड्स होने चाहिए। सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन यानी आपके एसेट लायबिलिटी एज ऑन द क्लोजिंग डेट। We'll just read. The financial statement provide a summary of accounts of a business enterprise. The balance sheet reflect asset, liability, capital, and income statement show the results and operations during the certain period. अपने आप भी लिख सकते हैं, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। Financial statements are the end product. Very important line. Financial statements are the end product of financial accounting prepared by the accounts of business. यहां से पढ़ो, देखो फिर से वही बात आएगी। दैट पर्पज टू रिवील द फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, द रिजल्ट्स ऑफ इट्स रीसेंट एक्टिविटीज यानी प्रॉफिट एंड लॉस, एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट हैज बीन डन विद द अर्निंग्स यानी कैश फ्लो। सिंपल है, कोई दिक्कत? चलिए फीचर्स पे आ जाते हैं। दे रिलेट टू पास्ट पीरियड, दे आर द समरी ऑफ होल ईयर, end product of accounting process, financial performance through P&L, financial position through balance sheet। देखो बच्चों मुझे पता है ये सब रिपीट हो रहा है, आपको लग रहा है कि 11th में पढ़ लिया है मैम, क्यों दोबारा बता रहे हो? मेरी ड्यूटी है दोबारा बताना, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए कि मैम आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया। फाइनेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन बी आस्क्ड एज अ 3 मार्कर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किन चीजों का कॉम्बिनेशन है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? रिकॉर्डेड फैक्ट्स, रिकॉर्डेड फैक्ट्स यानी जिसका प्रूफ आपके पास अवेलेबल है वो फैक्ट। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, जो 14 प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स आपने लास्ट ईयर पढ़े थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट आर इशूड बाय ICAI एंड पर्सनल जजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी होता है, ऐसा पढ़ा था? अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है, ऐसा एक क्वेश्चन था कुछ। तो यहाँ पे पर्सनल जजमेंट क्यों बोला है? देखो इसको इस तरीके से एक एग्जांपल से समझो कि अकाउंटिंग आती तो सबको है, पर कौन किस तरीके से यूज करता है वो अपने पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है, राइट? सो पर्सन टू पर्सन भी अकाउंटिंग डिफर कर सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मुझे भी अकाउंट्स आता है, मैं भी अकाउंट्स की टीचर हूँ और फॉर एग्जांपल मिस शर्मा भी अकाउंट्स पढ़ाती है। इन्होंने भी वही रूल्स पढ़े हैं, मैंने भी वही रूल्स पढ़े हैं, क्या जरूरी है हम दोनों सेम पढ़ाएंगे? नहीं, बिकॉज टीचिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। वैसे ही अकाउंटिंग भी एक आर्ट है जहां पे अपना पर्सनल जजमेंट जरूर लगता है। रीजन बीइंग अकाउंट्स में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एस्टिमेशन पे चलती हैं। कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? डेप्रिसिएशन, लाइफ ऑफ एसेट, है ना? तो हमें नहीं पता होता, हम अपना दिमाग जो कहता है उस हिसाब से वैल्यूएशन, स्टॉक की वैल्यूएशन है। सो इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके?
इसको रीड कर लो, इसका कोई खास वो नहीं है। कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट है, कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट बनती है उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट होता है, ऑडिटर का रिपोर्ट होता है। ऑडिटर का रिपोर्ट क्या होता है? ऑडिटर कौन होता है, कोई बताना चाहेगा? जो वेरीफाई करता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है कि भाई मैंने ये बुक्स चेक कर ली है और ये ठीक है, तो उसकी ऑडिटर की रिपोर्ट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वही चार जो हमने अभी पढ़े, बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो। ठीक है, अब ये जो नोट्स टू अकाउंट्स होती है इसमें सारी डिटेलिंग होती है उन चीजों की जो आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल में लिखी गई है। ठीक है, उसके अलावा कंपनी की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह रहती है उसका भी सारा इंफॉर्मेशन होता है। एक बार रीड कर लो नोट्स टू अकाउंट्स के कंटेंट क्या क्या है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, लाइन आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में आपने फाइनल फिगर लिखा है उसका डिटेलिंग, पीएनएल में जो फाइनल फिगर लिखा है उसका डिटेलिंग, एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर एनी सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस इफ एनी, कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्यों लिखा होगा ये कंटिंजेंट लायबिलिटी, कौन सा प्रिंसिपल कहता है? फुल डिस्क्लोजर, और या फिर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो वो, राइट। अब ये रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है, इसमें आपके सिलेबस में एज सच है नहीं, यानी रिपोर्ट बोर्ड के रिपोर्ट में क्या होता है वो आपके कोर्स में नहीं है, कि बस जो आपकी एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें एक पार्ट इसका भी होता है। सो इसमें बेसिकली ये होता है कि भाई हमने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल सब कुछ फॉलो करके प्रॉपर अकाउंटिंग की है, वो एक कमिटमेंट कह लो कि भाई हमने किया हुआ है ऐसा। ठीक है, तो वो बोर्ड की रिपोर्ट में होता है। ऑडिटर की रिपोर्ट मैंने आपको बता दी, वो चेक करके बताते हैं। एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी जो आपको पता होनी चाहिए ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में। ऑडिटर रिपोर्ट में ना एक लाइन लिखी होती है, एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू मी। इसका क्या मतलब है? ऑडिटर अपना रिपोर्ट ऐसे क्यों स्टार्ट करता है? एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन, जस्ट इन केस कोई हिडन चीज हो जो ऑडिटर को पता ना हो तो वो उसका ओनस उसके ऊपर ना आ जाए। ठीक है, तो ऑडिटर का अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसका लैंग्वेज ही होता है कि जितनी इंफॉर्मेशन मुझे दी गई उस हिसाब से सब कुछ ठीक है। अब पीछे किसी ने कुछ छुपा रखा हो तो किसे पता है, राइट। ओके, सो एंड इसे रीड करते हैं। ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, form his opinion whether the company has followed the applicable laws, accounting standards, and whether the financial statements are true and fair। ठीक है जी, तो ये ऑडिटर रिपोर्ट है। अब हमारी आज की क्लास का जो एजेंडा होगा वो बैलेंस शीट को आधा लर्न करना होगा, पूरा आज ही लर्न नहीं कराऊंगी, डोंट वरी। आज की हमारी क्लास का एजेंडा होगा कि आप जब यहाँ से निकलो तो आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की बैलेंस शीट रटी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं बैलेंस शीट क्या है। इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेस कंपनी के एसेट, कंपनी की लायबिलिटी एंड किस इक्वेशन पे बैलेंस शीट बेस्ड है बताओ? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वही बोला है। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइज कंपनी के एसेट्स, liabilities and equity, equity यानी कैपिटल ही होता है, say yes, assets is equal to capital plus liability, these three parts of the balance sheets are asset, liability, equity। assets क्या होते हैं? what company owns, और liability क्या होती है? what company owes। so whatever company owes is always equal to whatever company owes। ठीक है जी। सो अब देखो बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है जो आपको इसी ऑर्डर में लर्न होना चाहिए। आई रिपीट, आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपनीज एक्ट में मेंशन्ड है और इसी फॉर्मेट से कंपनी की बैलेंस शीट बनती है। सोल प्रोप्राइटर की नहीं है जैसे मर्जी जो बना दिया आपने। ठीक है, सो आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। देखो ये हमारा इक्विटी लायबिलिटी साइड है और ये हमारा एसेट साइड है। आज हम इतना लर्न करेंगे, एकदम से पूरा नहीं करेंगे, इसको हमने लर्न करना है, कुछ नहीं करना। मैं देखो बता रही हूँ, इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ व्हाट आई टेक कोई भी एक एग्जांपल, हाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर में डिबेंचर्स लेते हैं। ठीक है, वो बोलेंगे कि डिबेंचर्स किस हेड और किस सब हेड में आएगा, इतना ही पूछेंगे। ठीक है, बैंक बैलेंसेस
किस हेड किस सब हेड में आएंगे? प्लांट एंड मशीनरी किस हेड? ये मैं बता रही हूँ एग्जाम में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही है। आइडेंटिफाई हेड एंड सब हेड, दैट्स इट। ठीक है, आगे चले। 99% केस में वही क्वेश्चन आता है, बाकी थोड़ी मोड़ी थ्योरी पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं। एक बार इस फॉर्मेट पे आते हैं, लर्न कैसे होगा ये मैं बताऊंगी। देखो अगर आपको ऐसे देख के लर्न हो जाता है, आप स्मार्ट इनफ हो, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आई हैव अ स्टूपिड सा शॉर्टकट विच विल हेल्प यू रिमेम्बर दिस। ठीक है, बच्चों को ऐसा भी लग सकता है मैम इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे तो ऐसे ही लर्न हो गया, तो वेल एंड गुड, आप स्मार्ट हो, मैम थोड़ी कम स्मार्ट है, तो मैम कुछ ढूंढ लेती है लर्न करने को। ठीक है, सो ये वाली इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड को आज हमने लर्न करना है। लेट्स सी हाउ वी कैन। सो हमारी बैलेंस शीट दो पार्ट में बटी होती है, आपको पता है। आपने जो 11th में बैलेंस शीट बनाई वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट थी। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? एसेट्स लायबिलिटी ऐसे अगल बगल में लिखे होते हैं। अब जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में होती है, जिसमें हम पहले लिखेंगे इक्विटी लायबिलिटी, यानी ये हमारा लायबिलिटी साइड है, और इसके नीचे क्या लिखेंगे? एसेट। ओके, चलिए देखते हैं। सो हमारा साइड 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी। बच्चों आई वुड सजेस्ट कि अगर आप साथ साथ या तो आप कोई बुक रखें, लिख रहे हैं, या तो मेरी बुक है, अगर मेरी जो बुक आप लोगों को प्रोवाइडेड है वो भी रखेंगे, थोड़ा सा हाथ में पेंसिल या कुछ रखते हैं ना तो याद रहती है चीजें। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी ना 4 मेन हेड्स में डिवाइडेड है। कितने हेड है? मेन जो मेजर हेड है वो 4 है इक्विटी एंड लायबिलिटी में। कौन से 4 है? शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी हो गया, से यस। उसके बाद है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बच्चों ये मत सोचना मैम खाली फॉर्मेट पढ़ाएंगे और बोलेंगे चैप्टर खत्म। मैंने इसकी एक एक चीज पढ़ानी है आपको कि इसका क्या मतलब है, इसके अंडर में क्या आएगा, क्यों है, सब कुछ विल डिस्कस, राइट। फिलहाल आज का एजेंडा सिर्फ इसे लर्न करना है। नींद आ रही है? थ्योरी पढ़ना नहीं चाहते तुम लोग ना? चलो, शेयर होल्डर फंड हमारा पहला है। अच्छा इसको ऐसे समझो, देखो इसको और इजी बनाते हैं कि ये शेयर होल्डर फंड यानी कैपिटल हो गया, से यस। और ये नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों मिला के कैन आई से ये हमारी लायबिलिटी है। पहला पार्ट है कैपिटल का, फिर दूसरा पार्ट है लायबिलिटी का। सवाल उठता है कि मैम ये बीच में क्या है? ये ना तो कैपिटल है और ना ही लायबिलिटी है। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका कोई मतलब बताना चाहेगा कि ये क्या है? ओके ठीक है, कह सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा तो ले लिया, अलॉटमेंट बाकी है, और बीच में अगर आपकी बैलेंस शीट डेट पड़ गई तो फिर क्या करोगे? इस हेड में लिखोगे, बिकॉज ये अलॉट नहीं हुआ यानी अभी तक कैपिटल में कन्वर्ट हुआ नहीं। लायबिलिटी ये है नहीं क्योंकि इसके अगेंस्ट आपने शेयर्स देने हैं, दिस इज नॉट लायबिलिटी। ठीक है, तो इसे ऐसा कह सकते हैं ये कैपिटल और लायबिलिटी के बीच की चीज है, ना कैपिटल है ना ही लायबिलिटी है, इसलिए इसे कहते हैं लाइन आइटम बिटवीन कैपिटल एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। याद रहेगा, 4 मेजर हेड याद रहेंगे। पहला शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, चौथा करंट लायबिलिटी। 4 मेन हेड याद हो गए? पूछूंगी प्रीता? हाँ हाँ कर रही है, ठीक है ओके। अब आ जाओ सब हेड्स में। बच्चे इसमें तो कोई सब हेड है ही नहीं, सेकंड पार्ट में कोई सब हेड नहीं है आपका, यानी हमें सब हेड कहाँ पे लर्न करने रह गए? 1, 2 और 3 कैटेगरीज में हमें सब हेड याद करने हैं। किसी ने चैट विंडो में कुछ लिखा है, जस्ट लेट मी चेक। मैम कैन यू रिपीट द लास्ट पार्ट? What last part you are talking about, Prashant? Can you please specify what last part you are talking about? I mean, shall I repeat the format? कैसे याद करना है? क्या repeat करना है? What you have written? Share okay, I'll repeat. You are asking what is share application money pending allotment.
बच्चे ये वो सिचुएशन है कि कंपनी के पास शेयर एप्लीकेशन के पैसे आ गए हैं, लेकिन अभी तक उन पैसों के बदले अलॉटमेंट नहीं हुई है। जैसे मान लो एप्लीकेशन मनी कहीं पे आपका आया, से फॉर एग्जांपल नियरली 20th ऑफ मार्च, 31st मार्च पे आपका ईयर एंड हो गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपने अभी तक शेयर्स अलॉट नहीं किए, एप्लीकेशन मनी ले लिया है, so in that case it will fall under this category. I hope now it is clear. Can you show me the thumbs up? It is clear. What you have written? No, it is not contingent. Contingent totally separate चीज है बच्चे। कंटिंजेंट तो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट छोड़ो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता ही नहीं है होशांग, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो हो सकती है जो लायबिलिटी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। यहाँ पे सिचुएशन है कि आपने किसी से एप्लीकेशन के पैसे ले लिए हैं और अभी अलॉटमेंट करना बाकी है, समझ रहे हैं आप इसको। अच्छा एक एग्जांपल से लो मान लीजिए आप किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, आपने फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी तक आपको सीट नहीं मिली है, तो एप्लीकेशन के जो आपने पैसे दे दिए ये वो पैसे हैं जिसके बदले अभी तक आपको सीट अलॉट नहीं हुई। गेटिंग माई पॉइंट नाउ? इज इट क्लियर विद दिस एग्जाम्पल? आर यू एबल टू रिलेट? कंपनी ने एप्लीकेशन के पैसे ले लिए, अभी अलॉटमेंट, ग्रेट, ओके, वेरी गुड। सो आगे चलते हैं। मेन हेड लर्न हो गए बच्चों, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत है? ओके अभी मैं ऐसे ही बता रही हूँ, फिर याद रखने का शॉर्टकट बताऊंगी जो थोड़ा इडियोटिक है बट ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड में 3 है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। बच्चों ये वाला हेड जो है हमने पूरा शेयर कैपिटल में पढ़ लिया, से यस। शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है हमने ऑथराइज, इशूड, पूरी वर्किंग नोट बनाई, सब्सक्राइब्ड, उसके 2 पार्ट। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपने सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम पढ़ा अभी तक, इसमें 8 रिजर्व्स एंड सरप्लस है जो आपको पढ़ने हैं कि रिजर्व्स एंड सरप्लस कौन से तरीके के हैं। देन है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स को आप कुछ ऐसा समझ लीजिए, बेरर चेक पता है, बेरर के जिस बेरर नहीं पता, ओके नो प्रॉब्लम। हम जब इसका थ्योरी पढ़ेंगे डिटेल में मैं आपको तब बताऊंगी कि हाँ मैं बता रही हूँ ना टोटल 8 तरीके के। अच्छा आप कह रहे हो कि हमें पता है, ओके वेरी गुड, आपको 2 पता है, मतलब एक कैपिटल रिजर्व पता है, अच्छा ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, याद रहेंगे शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ओके आगे चलो, इसमें कोई सब हेड है ही नहीं, कुछ लर्न नहीं करना। अब इन दोनों के सब हेड देखो बहुत सिमिलर है, यहाँ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सेकंड वाले को अगर छोड़ दूं बाकी 2 भी सेम है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सिर्फ चेंज कौन सा हो रहा है, सेकंड वाला। एक है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और दूसरा है ट्रेड पेबल। तो इसको लर्न कैसे करना है अब देखते हैं, ठीक है। थोड़ा इडियोटिक है, डोंट लाफ, बट लर्न हो जाएगा। ओके सो मैं क्या करूंगी, मैं उन लेटर्स को पकड़ूंगी जिससे मेरे को चीजें याद करनी है। यहाँ पे आई एम टेकिंग एस, यहाँ भी एस, एन, सी, मैंने ये 4 लेटर पकड़े हैं, ठीक है। एक देखो क्या होता है ना, ह्यूमन माइंड ऐसा होता है कि कहानी बहुत जल्दी याद हो जाती है। जो हमारी दादी नानी की सुनाई कहानी होती थी वो आज भी हमें याद है ना। सो कुछ कहानी से जोड़ते हैं इसे लर्न, मैंने भी कहीं से सीखा था, तो मतलब बचपन में पढ़ा हुआ आज तक मुझे याद है, तो शायद आप लोगों को भी हेल्प करेगा। ओके बचपन यानी बहुत दूर नहीं, आई एम स्टिल यंग, ओके पता चला मैम आप बुढ़ा गए। ओके सो दिस एस, एस एन सी, इसका कुछ स्टोरी इस तरीके से है, स्वीट सब्जी, क्योंकि मैं गुजरात से हूं ना तो ऐसी ऐसी चीजें मेरे को अभी बताती हूँ। स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, ये एक लाइन है। आपको पता है गुजरात को ही गया, सब कुछ मीठा मीठा मिलता है वहां, उनकी दाल भी मीठी होती है, उनकी सब्जी भी मीठी होती है। तो अगर सोचो ये मोक्षा वहां चली गई, पंजाबी मिर्ची खाने वाले लोग, पंजाबी है ना, हाँ, अब ये चली गई बेचारी गुजरात के, चलो मैम के घर घूम के आते हैं, है ना, अहमदाबाद घूम के आते हैं, वहां गई, इसको सब कुछ मीठा मिला, पगला गई, वहां दाल मीठी मिल रही है, सब्जी मीठी मिल रही है, भाकरी मीठी मिल रही है, बोले भाई तू रहने दे। सो स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, मोक्षा ने क्या बोला, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए।
इससे मुझे ये याद हो गया SSNC, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, समझ में आ रहा। अब सब्जी तो पसंद आ नहीं रही मोक्षा को, सारा कुछ मीठा है, इसने क्या बोला, भाई तू खाली रोटी दे दे, सब्जी रहने दे। सो सिर्फ रोटी वांटेड, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड। कैसे? S से शेयर कैपिटल, R से रिजर्व सरप्लस, W से वारंट, क्योंकि इस लाइन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो वारंट है ना। सो आई हैव टेकन W, याद रहेगा। क्या बोला मोक्षा ने? कह रहा है मोक्षा ने बोला W। नहीं, मोक्षा ने बोला स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड। समझ में आ रहा है? इतना याद हो जाएगा। आई नो दिस इज इडियोटिक बट गुड टू रिमेम्बर। ओके, अब इसमें कोई सब हेड नहीं है बच्चों, अब इनको याद करना है। इनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं? यहाँ पे बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स, यहाँ पे प्रोविजन वर्ड इंपॉर्टेंट है, फिर बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स और प्रोविजन। तो ये वाले वर्ड्स मैंने पकड़े हैं, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यादव जी कह रहे हैं मैम मेरे को रटा हुआ है, आप रहने दो, है ना। करेक्ट। सो आई एम टेकिंग BDOP, बटर डालो ऑन माय पराठा, आई विल एंजॉय माय बटर, मुझे नहीं चाहिए सब्जी। ठीक है, और दूसरा है, ये पेन क्यों नहीं चल रहा? पेन को पराठा याद आ गया लग रहा है, दूसरा चला लेते हैं। सी आई नो दिस इज इडियोटिक, दिस इज सिली, क्योंकि बच्चों को लगता है मैम हम ऐसे ही याद कर लेंगे, हमें जरूरत नहीं है, बट बताना मेरा फर्ज है। जैसे होता है ना, कुछ डम्ब बच्चे होते हैं मेरे जैसे, वो बंद हो गया बेचारा, तो मेरे जैसे जो सीधे बच्चे होते हैं जिनको याद नहीं होता, उनके लिए। यार ये क्यों बंद हो जाता है ये PDF, मुझे समझ नहीं आता। बच गया, रोटी लेने गया। अच्छा ठीक है। सो मैंने यहाँ पे वर्ड्स पकड़े BDOP, प्रोविजन। बटर डालो ऑन पराठा। अब देखो आपके बाकी तीन सेम है, अगर मैं सेकंड को छोड़ दूं तो सब कुछ सेम है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है। सो मैंने ये तीन रिपीट कर दिए, और यहाँ पे D की जगह क्या आ गया? T। तो ये बटर डालो ऑन पराठा, इसको कर दिया बटर तड़का ऑन पराठा, तो अब मुझे याद रह जाते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट करें। स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड, बटर डालो ऑन पराठा एंड बटर तड़का ऑन पराठा। किसी को ऐसे बैलेंस शीट मत बताना, पीटेंगे पकड़ के, बोले कहाँ से पढ़ के आए हो तुम ये। ठीक है, सो दिस इज जस्ट टू रिमेम्बर, jokes apart, this is just simply to remember so that you can remember in order. ठीक है, and I bet this will help you a lot. Now let's try. बैलेंस शीट मेरे पीछे है, मुझे नहीं दिखाई दे रही, देखते हैं याद है या नहीं। मेरा पहले जो हेड्स है, मेजर हेड्स, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, याद हो गए। फिर मोक्षा ने क्या बोला, भाई रोटी दे दे, ये सब्जी तो रहने दे, सिर्फ रोटी वांटेड, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट्स, याद हो गया। अब रोटी मिल गई, इसने सोचा बटर लगा के खा लेते हैं, सब्जी तो बाहर नहीं रही। सो क्या करें, बटर डालो ऑन पराठा, B से बोरोइंग्स है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, D से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, O से अदर लॉन्ग टर्म और P से लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगला जो है वो सिर्फ D का T हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी वो क्या बन गए, शॉर्ट टर्म। जो D था वो T हो गया। T से ट्रेड पेएबल्स, O और P वही रहेगा, अदर एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। याद हो गया, पक्का याद हो गया। हाँ तो खड़ा और ले लिख इधर। पेन, I'll help you, come. हाँ पेन, थैंक यू। अरे रुक जा, बस तूने खाली हेड और सब हेड वैसे बनाने हैं जो अभी हमने देखा। ऑल द बेस्ट यार, इतनी अच्छी कहानी सुनाई, मोक्षा गुजरात गई थी, अभी एसेट पढ़ते टाइम मोक्षा वापस आ जाएगी और आके अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगी कि मैं गुजरात गई थी, ऐसी घटिया सब्जी मिली नहीं।
एक्चुअली वो गुजरात और राजस्थान सब एक बॉर्डर शेयर करते हैं ना, तो थोड़ा उनका मैच होता है। वेरी गुड। काम चला हुआ है, राइटिंग काम चला हुआ है। आदित्य क्या लिखेगा उसको खुद को नहीं पता होगा। बेटा रिजर्व्स की स्पेलिंग गलत है मेरा बच्चा। हाँ बस बस ठीक है ठीक है। जब तक आपको हमारी जरूरत ना पड़े तब तक आप हेल्प मत मांगो। लेट्स सी अपनी कहानी काम आती है क्या। याद तो है अभी तक। सच्ची बताना मेरी कहानी से याद हुआ या पहले से याद। ये उससे याद हो गया था आज। ठीक है करो लिखो। बैलेंस शीट बिल्कुल रटी होनी चाहिए बच्चों आपको। ठीक है चलेगा, मैं समझ गई तेरी भावनाओं को, आगे चलो। मांझू स्मार्ट बोर्ड है बेटा, होता है पहली बार यूज करते हैं, मेरे साथ भी हुआ था। एनीवेज करो। इस स्पीड से लिखेगा तो पेपर हो लिया पूरा। शेयर एप्लीकेशन मनी आएगा, कोई बात नहीं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आएगा, बट ठीक है गुड। अरे वो नया पेन मतलब होता है ना, स्मार्ट बोर्ड पे जल्दी से लिखना नहीं आता। हाँ तीसरा हेड क्या है। जब मैंने भी ये स्टार्टिंग में बोर्ड लिया ना, तो कभी उधर एक फिंगर टच हो जाती थी तो ये पेन होना बंद, यूज नहीं होता था। लाइक सिर्फ पेन टच होना चाहिए, अगर आपका और कोई मान लो कोई बाल ही उड़ के टच हो गए वो नहीं चलेगा। क्यों भूल गए सोचो। बटर डालो ऑन पराठा। बच्चों हेल्प करो। देखो बट बी से बटर है, यहाँ पे बोरोइंग वर्ड इंपॉर्टेंट है। फिर डी है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, है ना। लिखो। डेफर्ड की स्पेलिंग गलत है पर कोई बात नहीं, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सही बता रही हो, आगे आके पढ़ाने से तुम्हें पता भी चलता है कि देखो जब बच्चे बात करते हैं तो कैसा लगता है। बी डी ओ पी अदर, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब जब आप अगला करोगे तो सिर्फ सेकंड चेंज होगा, बाकी सब अदर लॉन्ग लायबिलिटी। ये बढ़िया शॉर्ट में अदर लॉन्ग लायबिलिटी। ओके नेक्स्ट। भूवी बिना देखे लिख रही है, वेरी गुड। लिखो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कैसे याद नहीं आ रहा। बी डी ओ पी, यहाँ पे रुक तेरे को देख, इधर देख इसको, बी डी ओ पी। सो यहाँ पे मैंने ऐसे याद किया डॉल। कहाँ है डॉल। DOLL। और फिर वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना डॉल के चक्कर में, तो ज्यादा डॉल दिख रही है इसको। डॉल चल लिख, इतना काफी है। ठीक है चलो अगला मैं लिखती हूँ। फोर्थ पॉइंट है हमारा, थैंक यू जी, करंट लायबिलिटीज। बच्चों इसमें ये बी डी ओ पी चेंज होके क्या हो जाएगा, टी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा ट्रेड पेएबल। ठीक है हो गया याद पक्का। चलो गुड। बैक टू आवर नोट्स। कोई नोट कर रहा है, अभी आप लिख रहे थे हो गया नोट। ऑनलाइन बच्चों आपका क्या सीन है, नोट कर रहे थे। चलो जी आगे देखते हैं। इसको लर्न नहीं कराऊंगी, सिर्फ आगे हम पढ़ेंगे, बस इसे देख लो। अभी आज ही लर्न करने की कोई वो नहीं है। कौन बात कर रहा है अभी भी। हाँ मुझे पता है कौन बात कर रहा है, सही बात है।
मोक्षा कह रही है अंडरस्टूड है, पूछने की बात है मैम। ओके चलिए इक्विटी लायबिलिटी क्लियर है। बिफोर वी गो टू डिटेलिंग आपको पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए, राइट। ओके नाउ मूविंग टू एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जो हम ओन करते हैं, अभी जो आपने पढ़ा वो हम ओ करते हैं। बच्चों इसमें बहुत इजी है, हमारे जो एसेट साइड है वो दो ही पार्ट में डिवाइडेड है, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट एंड दो मेजर हेड। थोड़ा थोड़ा मैं अभी बताऊंगी, बाकी डिटेलिंग तो हम पढ़ेंगे ही बाद में। ओके सो फर्स्ट पार्ट कम्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कोई एक वर्ड दे सकते हो इसके लिए? फिक्स्ड एसेट्स है ना। सो फिक्स्ड एसेट से आपको याद रहेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके अगला है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अभी आपने लायबिलिटी साइड देखा था, DTL डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, दिस इज डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अगला है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बच्चों जब आप किसी से लोन लेते हो तो वो बोरोइंग है, लेकिन किसी को लोन देते हो तो लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। एंड लास्ट कैटेगरी है अदर नॉन करंट, यानी जो ऊपर फॉल नहीं कर सकता वो कहाँ चला जाएगा? लास्ट वाले में। समझ में आ रहा है? ओके अगला देखते हैं करंट इन्वेस्ट। यहाँ पे करंट एसेट्स में क्या क्या है? यहाँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी, यहाँ पे क्या है? करंट इन्वेस्ट। इन्वेंट्रीज क्या होती है? स्टॉक है ना, स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी हमारे डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बच्चों इस वर्ड को डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम कैश फ्लो चैप्टर पढ़ेंगे, ये कैसे कैलकुलेट होता है। फिलहाल के लिए आप ये समझें कि कैश और कैश के बराबर चीजें, कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, चेक इन हैंड हो गया, आपकी शॉर्ट टर्म वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि 90 डेज में कन्वर्ट हो रही हो, ठीक है, विद इन 90 डेज अगर वो कन्वर्टेबल है तो वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट। ये देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स थे और यहाँ पे क्या है? शॉर्ट टर्म, यानी अगर आपने लंबे टाइम के लिए किसी को पैसा उधार दे दिया है तो वो यहाँ जाएगा, छोटे पीरियड के लिए किसी को दिया है तो इसमें आ जाएगा। एंड लास्ट भी सेम है, यहाँ नॉन करंट था, यहाँ पे क्या है? अदर। समझ में आ रहा है आपको? लर्न हो जाएगा, कोशिश करें, पूरी बैलेंस शीट की ट्राई करें आज। हाँ इक्विटी लायबिलिटी लर्न हो गई, इसकी ट्राई करें, ठीक है। चलो मैंने इसके लिए आपको एक क्या वर्ड दिया? फिक्स्ड एसेट्स, जिससे आपको याद रखना है फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आएगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है जी। देखो लास्ट ईयर तक यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स वर्ड ही था, ये चेंज हुआ है रिसेंटली, सो नाउ इट इज सेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके सब हेड के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं इसके लिए शॉर्टकट दूंगी आपको। हमारी स्टोरी कंटिन्यू होगी, मोक्षा वाली स्टोरी जो मोक्षा गुजरात गई थी, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्ड ले रही हूँ फिक्स्ड एसेट का F, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है तो I, डेफर्ड D, लोन्स एंड एडवांसेस L वर्ड इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे अदर, ठीक है जी। अब उस स्टोरी को कैरी ऑन करते हैं, इसे याद रखने के लिए। आपको अभी मैंने बताया था मोक्षा गुजरात गई थी, वहां पे इसको खाना पसंद नहीं आया, बहुत बकवास खाना लगा, तो अब क्या हुआ? ये वापस आ गई, अपने गुड़गांव में वापस आ गई। ये इप्शिता इसकी फ्रेंड है। इप्शिता ने पूछा और भाई कैसा रहा तेरा ट्रिप गुजरात का? मजा आया? खूब खा पी के आई होगी। गुजराती तो वैसे ही बहुत फूडी होते हैं, मतलब दे आर बोर्न टू ईट, उनको खाली खाने को चाहिए। पेन मैं उठा देती हूँ, लिटरली गुजरातीज आर बोर्न टू ईट, मतलब इतने फूडी होते हैं वो। आपको खाना भी पता ही है उनका, क्या क्या खाते हैं गुजरातीज? खाखरा, फाफड़ा, थेपला, है ना। एनीवेज सो अभी मेरे को वो मेन्यू नहीं खोलना है। सो अब ये अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगी इप्शिता को। ये क्या बोलेगी? इप्शिता ने पूछा अरे वाह मजा आया होगा तेरे को गुजरात जाके, खूब खा पी के आई होगी। मोक्षा का जवाब सुनो। मोक्षा कहती है यार फूड तो बहुत देखा लेकिन चखा ही नहीं, सब बकवास था, हर चीज में मीठा डाल देते हैं ये गुजराती। तो मोक्षा का रिप्लाई सुनो, फूड
इतना देखा लेकिन नहीं चखा, लेकिन ओ नहीं चखा मैंने, ठीक है, इसको थोड़ा मीठा डाला हुआ, छोड़ खाना ही नहीं। तो इसने क्या रिप्लाई दिया, फूड तो मैंने बहुत देखा लेकिन मैंने चखा ही नहीं उसे। फूड, एफ से फिक्स्ड एसेट्स, इतना, आई से इन्वेस्टमेंट, देखा, डी से डेफर्ड टैक्स एसेट्स, एल से लोन्स एंड एडवांसेस, ओ नहीं चखा, अदर नॉन करंट। समझ में आ रहा है? फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा, सिंपल है। सुन ली तूने इसकी दुख भरी गाथा, अब तेरे को इसको कंसोल करना है, ठीक है। तो अभी कंसोल करेंगे अगले करंट एसेट में, ठीक है जी। ये जो 7-8 दिन गुजरात जाके दुखी होके आई है, भूखी प्यासी वापस आई है, तो अब दोस्ती का फर्ज निभाएगी इप्सिता। लेट्स सी, इतना याद हो गया? दोबारा कोशिश करें। फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा, फूड फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बट आपने ये याद रखना है कि फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा। देन आई से इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डी से डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, लेकिन एल लोन्स एंड एडवांसेस, ओ नहीं चखा से ओ एन सी, अदर नॉन। सिंपल है, याद हो गया? यादव जी आप पूरी बैलेंस शीट लिख के जाओगे बोर्ड पे, आज आपको लर्न है ऑलरेडी, वेरी गुड। तो ये याद हो गया बच्चों? दोबारा बताना है इसको, कोशिश करें बिना देखे बोलना। नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हाँ हाँ हाँ, ये स्टोरी दिमाग में स्टोरी चला रही है। लोन्स, हाँ, अदर नॉन करंट, परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। इसको ये 4 बाद में बताऊंगी, पहले इधर आ जाओ। करंट एसेट के पार्ट देखो, करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट वर्ड है आई, IITCLO। हाँ, अब हमने करंट एसेट को लर्न करना है। अभी तक हमारी स्टोरी क्या चल रही थी, मोक्षा अपना दुख सुना रही थी ना, फूड इतना देखा लेकिन यार खाया नहीं कुछ भी। तो अब इप्सिता एज अ फ्रेंड शी विल से, चल तेरे को IIT लेके चलते हो, वहां खाना खिलाते हो, बहुत बोर हो गई ना गुजरात जाके। सो IIT, ये चलो की स्पेलिंग थोड़ी ऐसी है लर्न करने के लिए। ये इप्सिता का आंसर है कि IIT चलो, वहां पे जाके खाना खाएंगे, तेरा सारा दुख खत्म हो जाएगा मीठे का, चल तीखा खिलाते हो, ठीक है। सो IIT से क्या याद रहेगा, I से इन्वेस्टमेंट, I से इन्वेंट्री, T से, ये IIT ऐसा समझ लो IIT कॉलेज के बाहर वाले ठेले पे खाना खाने जा रहे हो, ठीक है, ऐसा याद करने के लिए। C से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, L से लोन्स एंड एडवांसेस, O से, तो ये हमारी कहानी थी जिसमें एक दोस्त गुजरात गया था, वापिस आया भूखे प्यासे, दूसरा दोस्त उसको घुमाने लेके जा रहा। So that's how you can remember. See, I know this is highly stupid. Heights of being stupid है ये, but learn करने के लिए ठीक है। क्या? नहीं बेटा, वो तेरे को याद रखना पड़ेगा। ये कह रहा है मैम 2 आई है, अब मेरा ऊपर नीचे हो गया, तो थोड़ा तो खुद भी यार कर लो, इतनी पूरी कहानी दे दी, अब भी लर्न नहीं हुआ तेरे से। चलो, I से इन्वेस्टमेंट, I से इन्वेंट्री, T से ट्रेड रिसीवेबल, C से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, L से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और O से अदर करंट एसेट्स। आज आप यहाँ से बाहर निकलो तो ये बैलेंस शीट रटी होनी चाहिए, पक्का? भूवी को याद हो गई पूरी बैलेंस शीट, तो फिर क्यों हाँ बोले। चलो फिर से कोशिश करते हैं, एक बार बिना देखे लिखने की कोशिश करें। लेट्स सी, मुझे अच्छा एक काम करते हैं, बिफोर वी राइट मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ, इसका मैंने कोई शॉर्टकट नहीं दिया क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको कैसे याद करना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप देखो, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो होते हैं ये टेंजिबल एसेट्स होते हैं, आप अग्री करते हैं, है ना। अब हमारा ये जो फिक्स्ड एसेट वाला पार्ट है जिसमें प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है और इनटेंजिबल एसेट्स है, मतलब ये प्रॉपर्टी प्लांट तो हो गए टेंजिबल और साथ में क्या जोड़ दिया, इनटेंजिबल। तो अब इसके सब हेड में क्या किया हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को पहला ले लिया, इनटेंजिबल एसेट्स को दूसरा पार्ट।
समझ में आ रहा है? ये मेजर हेड है, उसके 2 टुकड़े करके फर्स्ट 2 सब हेड्स बने। से यस। अब ये तो हमारा हो गया टेंजिबल एसेट और ये इनटेंजिबल। अगर वो पूरा बन के तैयार है, आप उसे यूज कर रहे हैं, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। जैसे कई बार होता है, मान लो आपकी कोई बिल्डिंग है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप नया फैक्ट्री डाल रहे हो, नई फैक्ट्री की बिल्डिंग जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो फिर आप उसे यहां ना लिख के कहां लिखोगे? कैपिटल WIP, अंडर प्रोसेस, पूरा तैयार नहीं है। जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर है, अगर वो आपने पूरा डेवलप कर लिया है तो वो इंटेंजिबल एसेट हो गया, अगर स्टिल अंडर डेवलपमेंट है तो क्या हो गया? इंटेंजिबल एसेट। यानी ये जो 4 कैटेगरी है, ये एक्चुअल में 2 ही है, पहला टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल। अगर वो अंडर प्रोसेस है तो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी है। सिंपल है, याद रहेगा, नो शॉर्टकट नीडेड फॉर दिस। सो एक बार आप, मैं इसे थोड़ा छोटा करती हूँ, आप इसे लर्न करें, एक बार देख ले एज सच, फिर हम इसे बिना देखे लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विल गो टू बोर्ड एंड हम इसे बिना देखे लिखने की, आप भी अपनी बुक्स बंद करें, लेट्स सी हमें याद होता है या नहीं। पूरी बैलेंस शीट आपको रटी होनी चाहिए बिफोर यू लीव। इट्स 5:02, हमारे पास अभी है टाइम, तो हम एक बार बैलेंस शीट को बिना देखे लिखेंगे। सिंपल है, याद हुआ बिहारी जी आपको? थोड़ा थोड़ा याद हुआ। देखो मैं स्टोरी दोबारा से रिपीट करती हूँ। स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड, BDOP यानी बटर डालो ऑन पराठा, बटर तड़का ऑन पराठा। कमिंग टू एसिड साइड, फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा, और लास्ट वाला क्या है? IIT। चलो सिंपल, सॉर्टेड। देखा बैलेंस शीट 1 मिनट के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना अपना कंफर्ट होता है। देखो जब मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ती थी ना, जब लाइक 11th-12th में जब हम बच्चे थे, तो मेरे BST में बहुत अच्छे नंबर आते थे। रीजन बीइंग मैं ये शॉर्टकट्स यूज करती थी। तो मुझे जैसे कोई आंसर याद करना है, तो मुझे वो सिर्फ एक एक्रोनिम पता होना चाहिए। आई लव एक्रोनिम्स, क्योंकि वो हमें ना बड़ी जल्दी और इजीली चीज़ों को डिकोड करने में और याद करने में हेल्प करते हैं। हमारा ह्यूमन माइंड बना ही इस तरीके से है, पता है आपको, इमेजेस पे वर्क करता है। तो जब आप किसी चीज को इमेज से जोड़ देते हो, तुरंत याद हो जाती है वो। हटाओ इसे। चलो लेट्स सी अगर हम इसे बिना देखे लिख पाते हैं। देखते हैं आप मेरी कितनी हेल्प। अब बच्चों बुक्स बंद करेंगे, बिना देखे कोशिश करेंगे, जेन्युइनली जितना याद है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेट्स सी। थोड़ा रफली मैं यहाँ पे इक्विटी लायबिलिटी बना लेती हूँ और दूसरी तरफ ऐसे। हालांकि ये वर्टिकल होती है, बट जस्ट टू रिमेम्बर मैं ऐसे लिख रही हूँ एक स्क्रीन पे लाने के लिए। जी, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, मेरा पहला जो है, तो मेरा पहला जो हेड है वो क्या है? शेयर होल्डर फंड। मैं पहले मेजर हेड लिख लेती हूँ। अच्छा चलो इससे ही चलते हैं, छोड़ो छोड़ो, इसी से चलते हैं। स्वीट सब्जी नहीं चाहिए हो गया, सिर्फ रोटी वांटेड, शेयर कैपिटल और शेयर वारंट्स। ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट। बटर डालो ऑन पराठा, बताओ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देख के तो नहीं बोल रहे मिस बजाज? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसमें सिर्फ सेकंड वाला चेंज होगा, बाकी सेम रहेंगे। लॉन्ग टर्म हो जाएगा शॉर्ट टर्म, डी की जगह टी हो जाएगा, ट्रेड पेएबल हो जाएगा। अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो जाएगा, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या कन्वर्ट हो जाएंगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ एसेट साइड पे, रिपीट कर देती हूँ। स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड, बटर डालो ऑन पराठा, बटर तड़का ऑन पराठा। बैलेंस शीट की इक्विटी लायबिलिटी साइड लर्न हो गई। गुड, मूविंग टू एसेट साइड। और दूसरा सब हेड, मेजर हेड क्या है? इसमें 5 है और इसमें 6 है। ठीक है, 5 में फूड इतना देखा लेकिन वो नहीं चखा। हाँ, तो फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अब इसमें भी 4 हैं बच्चों,
1 2 3 4, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डी से डेफर्ड टैक्स एसेट, एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड, और ओ एन सी, ओ नहीं चखा क्या है, नॉन करंट। इसके 4 बताना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल WIP, और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। याद हो गया, ठीक है। IIT चलो चलो IIT, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। भाई मेरे को तो ये स्टोरी बहुत हेल्प करती है, आप लोगों का पता नहीं। इस फोन को रख दे, मैंने फेंक देना बता रही हूँ मैं। अभी मैं फोन लगा रही हूँ मिसेज यादव को, रुक जा तू, नंबर है मेरे पास। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है बिल्कुल ही फोन में, मैंने भी तो फोन नहीं छुआ। फोन 3 बज चुके, मैंने उठाए नहीं। हाँ ओ मेरी मर्जी अपने जहाँ के हम बादशाह है, सुना नहीं तूने ये गाना? तो ये मेरा जहाँ है और यहाँ के बादशाह हम। चलो लिखो फटाफट जो लिख रहा है। मिस ठाकरान याद हुआ? गुड। क्या कहा? तेरे को रेशियो पढ़ना है, पढ़ेंगे ना, क्यों चिंता कर रहा है? तू भी यही है, मैं भी यही हूँ, तो थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी बेटा। अगर तेरे को पूरे, कौन ऑनलाइन बैठा है? दुग्गल जी को पता थोड़ी था कि हम रेशियो नहीं पढ़ाएंगे। दुग्गल जी का कोई जेन्युइन रीजन हो सकता है। घर जाके एक बार और लिखना इस बैलेंस शीट को। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इन सारे ये जो आपने वर्ड्स लिखे हैं इसके अंदर में क्या आता है, जो इसकी नोट्स टू अकाउंट्स बनती है उसमें क्या क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है। देखो पढ़ाने को, मुझे पता है आपको स्कूल वालों ने सिर्फ 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म किया होगा। उन्होंने बताया होगा ये फॉर्मेट है जी और इसके अंडर में ये आता है, बात खत्म। कौन कौन टॉपर लर्निंग से? ओके, मेरी बुक दे देते मैम, इससे पढ़ लेते। एनीवेज ये क्या आ गया, ठीक है जी। आप एज अ होमवर्क इस बैलेंस शीट को फिर से एक बार दोहराएंगे, बिना देखे लिखेंगे। हिमांशु जी याद हो रहा है आपको? लायबिलिटी लर्न हो गई, तो ये तो सिंपल है ना बेबी। ये तो ये वाला याद रख, फूड इतना देखा लेकिन वो नहीं चखा, और IIT चलो, ठीक है, तो फिर याद हो जाए। घर जाते जाते बोलते जाना, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड, बटर डालो ऑन पराठा, ऐसे रास्ते भर बोलते बोलते जाना, घर जाके बैलेंस शीट लिख लेना, ठीक है? याद हुआ? हाँ यादव जी आपको इसके बिना याद है? अच्छा आपने कर लिया, ठीक है, ग्रेट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे, क्या आता है इसके अंडर में, हेड और सब हेड। ओके ठीक है, आई विल डिस्कस राइट नाउ, बाय बाय।